हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 14 के बारे में शुरुआत किया था। सो आज के सेशन में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम दिया हुआ है बॉन्ड फ्यूजन, राइट। अब ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। अगर आपको केमिस्ट्री का बेसिक चीज, अगर आपके बॉन्ड के बारे में आपको समझना है ना, तो आपको ये टॉपिक ध्यान से समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ बॉन्ड, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और यहां पे आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड फ्यूजन एग्जैक्टली क्या होता है, इस चीज के बारे में आप लोगों ने यहां पे डिस्कस करना है। नाउ बेसिकली जब आप एक बॉन्ड के बारे में बात करते हो, ठीक है, आप लोगों ने साइंस में केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स थे, से फॉर एग्जांपल आपका केमिकल रिएक्शन वाला था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था, करेक्ट है। तो ये जो भी आपके चैप्टर्स थे, ये चैप्टर के अंदर आपने बार बार एक वर्ड के बारे में पढ़ा हुआ रहेगा या फिर आपने सुना हुआ रहेगा, व्हिच इज एग्जैक्टली अ बॉन्ड, करेक्ट है। नाउ अब ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है या फिर इस बॉन्ड की जरूरत क्या होती है, इस चीज के बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दैट आपके कॉन्सेप्ट्स यहां पे क्लियर नहीं होंगे। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ सकते हो तो आपकी हर एक चीजें आप लोग सॉल्व करने के काबिल हो रहे हो, करेक्ट है। तो सबसे पहली चीज आपका बॉन्ड क्या होता है, तो दो एलिमेंट्स या फिर दो एटम्स या फिर कोई भी दो स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन करने का काम करता है। से फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने यहां पे लिया हुआ है रिएक्टेंट ए, मैंने यहां पे लिया हुआ है रिएक्टेंट बी, करेक्ट है। सो मेरे पास यहां पे कितने रिएक्टेंट्स हुए स्टूडेंट्स? सो वी हैव टू रिएक्टेंट्स, फर्स्ट वन ए, सेकंड वन बी। ये दोनों चीजें हमारे क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। अब जब आप ये दोनों रिएक्टेंट्स को कंबाइन करोगे तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पे क्या बन जाएगा? ए बॉन्ड बी। तो जिसका मतलब मेरे पास यहां पे एक प्रोडक्ट बन गया, करेक्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन करने के लिए आपने स्टूडेंट्स यहां पे किसका इस्तेमाल किया हुआ है? एक केमिकल बॉन्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। अब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि ये जो बॉन्ड होगा ये कई तरीके के बॉन्ड होते हैं। सबसे पहला आपका आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, या फिर आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, या फिर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, और फलाना फलाना आपके एग्जांपल्स यहां पे आ सकते हैं, करेक्ट है। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, वेदर इट इज अ कोवैलेंट, वेदर इट इज अ आयोनिक, तो ये डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टी के ऊपर, करेक्ट है। तो उसकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका वो बॉन्ड कौन सा बना हुआ है, ठीक है। वो तो बाद में की बात है, बट सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा कि यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, करेक्ट है। तो आपके दो एलिमेंट्स को या फिर आपके दो एटम्स को या फिर दो आयंस को, कोई भी चीजें होने दो, उसको कंबाइन करने के लिए आपने सबसे पहले यहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया या फिर वहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा सेकंड क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर बॉन्ड बनाना जरूरी होता है क्या? कोई भी एलिमेंट आपका ऐसा ही स्टेबल, मतलब ऐसा ही रह नहीं सकता कि उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है। सिंपल सी चीज है ना, अगर उसको बॉन्ड बनाना है तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, सर उसको बॉन्ड बनाना जरूरी है क्या? जैसे मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं मैंने यहां पे लिया हुआ है सोडियम, मैंने यहां पे लिया हुआ है Cl, ये दोनों चीजें मिलके मेरे पास क्या बनाएंगे? NaCl। हालांकि मैंने इसको बैलेंस किया हुआ नहीं है, बट जस्ट फॉर अ सीक मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है। तो सोडियम दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, दोनों मिलके बनाएंगे बेटा NaCl। अब यहां पे कोई बॉन्ड नहीं है क्या? यहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जस्ट मैंने वहां पे आपको बताया नहीं है, करेक्ट है। अब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया, बट क्या सोडियम अकेला रह नहीं सकता था? क्या क्लोरीन अकेला रह नहीं सकता था? ये दोनों ज्वाइंट होके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं? तो यहां पे आपको रीजन पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन टू एक्वायर द, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो याद रखना, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको आज के सेशन में बताया। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता सर बॉन्ड होता क्या है और बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हो। तो यहां पे एक पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स,
बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है? टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। बराबर, यहां पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना आपके 118 जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके जो इनर्ट गैसेस होते हैं, से फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, करेक्ट है? तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। दे आर लाइक टाटा, बिरला, अंबानीज, वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, करेक्ट है? उनको स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं होती, दे आर ऑलरेडी इन द स्टेबल कंडीशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारी एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रादर देन इनर्ट गैसेस, क्लियर? सॉरी, रादर देन इनर्ट गैसेस, तो आपके बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल बिल्कुल नहीं होते हैं, तो उनको क्या करने की जरूरत होती है? दे हैव टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, उनको स्टेबिलिटी एक्वायर करने की जरूरत होती है। क्लियर, समझ में आ गया? तो सोडियम स्टेबल है क्या? नहीं। क्लोरीन स्टेबल है क्या? नहीं। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद अब इन्होंने क्या एक्वायर किया? तो स्टेबिलिटी एक्वायर किया। सर मेरा दूसरा सवाल है कि ये स्टेबिलिटी एक्वायर कैसे होगा? सर आपने तो बता दिया स्टेबल होना जरूरी है, बराबर। अब एक डिफरेंस होता है ना, हम आम आदमी, मतलब हम जैसे लोगों के बीच में एंड टाटा, बिरला, अंबानी के बीच में एक जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है? दे आर ऑलरेडी एट द स्टेबल पोजीशन, वो लोग स्टेबल पोजीशन पे पहुंच गए, बट आर वी अ स्टेबल पर्सन? हम लोग अभी तक स्टेबल हैं क्या? तो नहीं। वी हैव टू रिच एट दैट कंडीशन, ठीक है? तो हमें उस पोजीशन तक पहुंचना है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, करेक्ट है? सो दैट हम लोग उस स्टेबिलिटी वाले पोजीशन पे पहुंच जाए। क्लियर, समझ में आ गया? तो कुछ इसी तरीके से हर एक एलिमेंट क्या करता है? हर एक एलिमेंट इज ट्राइंग टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। बट सर ये स्टेबिलिटी आएगा कहां से? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है। तो स्टेबिलिटी बेटा तब आता है जब कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। क्या कंप्लीट करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अगर कोई भी एलिमेंट आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट होने चाहिए। क्लियर? तो जब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे ला सकते हो? तो आइदर आप उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, या फिर सामने वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन लो, या फिर आपस में शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स के बारे में बताया। सबसे पहले व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करने के बाद, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करने के बाद वो क्या एक्वायर करेगा? दैट इज स्टेबिलिटी एक्वायर करता है। क्लियर? सो फार मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड की जरूरत क्यों होती है और बॉन्ड क्यों बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? लेटर ऑन जब आप कोई भी रिएक्शन करते हो ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लो स्टूडेंट्स, उसमें 2 चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट है? जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो तो आपके 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला, द फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बगैर आपका रिएक्शन होने वाला नहीं है, सो दैट इज रिएक्टेंट्स। क्लियर? क्या प्रेजेंट होना चाहिए मेरे पास? रिएक्टेंट्स होने चाहिए। आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस आर द 2 थिंग्स व्हिच वी रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ रिएक्टेंट्स जब आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, आइदर यहां पे ध्यान से समझना, मेरे पास यहां पे 2 चांसेस हैं। फर्स्ट वन, ध्यान से समझना, अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो यहां पे स्टूडेंट्स 2 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले, एक तो यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक तो यहां पे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या फिर आपका यहां पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो मेरे पास 2 चांसेस है। जब आपका रिएक्टेंट
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो यहां पे मेरे पास दो चांसेस हो सकते हैं। एक तो मेरा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक तो मेरा बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन होगा, या फिर आपका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास दो केसेस है। ब्रेकिंग को आप लोग एक और वर्ड से बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीवेज, ठीक है। तो ब्रेकिंग को आप लोग एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो विच इज कॉल्ड एज क्लीवेज, ठीक है। तो क्लीवेज का मतलब भी वही होता है किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना, समझा? यहां तक किसी को डाउट है? नाउ if there is a formation of a bond during any chemical reaction, जब आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, और वहां पे अगर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एग्जैक्टली, जब आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलोगे आप इसको? बॉन्ड फ्यूजन, एग्जैक्टली। तो बॉन्ड फ्यूजन का मतलब जहां पे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट है? बात समझ में आ गई? वरस इन केस अगर आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है या फिर क्लीवेज होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई? जब आपके बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, आप उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, तो यहां पे आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज बॉन्ड फ्यूजन। और इसी चीज के बारे में अब हमें डिस्कस करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? एक सिंपल से एग्जांपल है, मान के चलते मेरे पास ये वाला एक एटम दिया हुआ है, सॉरी मेरे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है, यहां पे मेरे पास एक और एलिमेंट दिया हुआ है, करेक्ट है? नाउ सो फार अगर ये दोनों एलिमेंट्स को मैंने एक बॉन्ड के जरिए मैंने जोड़ के रखा हुआ था, यहां पे क्या फॉर्मेशन हुआ? एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, व्हिच मींस दैट ये प्रोसेस कौन सा होगा? दैट इज अ बॉन्ड फ्यूजन। वेयरएज मेरे पास ऑलरेडी एक बॉन्ड था और इसको मैंने ब्रेक किया, सो दैट ये मेरे दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए? सॉरी, डिफरेंट हो गए, मतलब अलग अलग हो गए। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से आपके दोनों एलिमेंट्स टूट गए, तो आप इसको क्या कहोगे? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अ बॉन्ड फ्यूजन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? नाउ डेफिनेशन की ओर चलते हैं। डेफिनेशन देखो क्या बोला हुआ है। सबसे पहले ये क्या होगा? दैट इज अ प्रोसेस, किस चीज का? ब्रेकिंग और क्लीवेज, ठीक है। दोनों में सब कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं वैसे वैसे आपके पास ये आंसर आना चाहिए। सबसे पहले दैट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोसेस जिसके अंदर ब्रेकिंग होगा या फिर क्लीवेज होगा, किसका? तो कोवैलेंट बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का? कोवैलेंट बॉन्ड का। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अ बॉन्ड फ्यूजन। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया बॉन्ड फ्यूजन एग्जैक्टली क्या होता है? नाउ बॉन्ड फ्यूजन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। आज पूरा बॉन्ड फ्यूजन का कहानी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सो दैट आपको कोई डाउट्स ना हो, ठीक है। सो लेटर ऑन हमने बॉन्ड फ्यूजन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। द फर्स्ट वन which is called as homolytic bond fusion। सबसे पहले फर्स्ट वन होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड सेकेंड वन which is called as heterolytic bond फ्यूजन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये दो चीजों में हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, फर्स्ट वन होमोलाइटिक एंड सेकेंड वन हेट्रोलाइटिक। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? दोनों चीजों के बारे में, ये दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक फटाफट यहां तक कॉपी कर लो, डेफिनेशन कॉपी कर लो, ये दोनों चीजें कॉपी कर लो और वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स, राइट? Okay, so here we have done with the two distinguished, right? तो पहले वाले कॉलम में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड सेकेंड वाले कॉलम में हम लोगों ने लिखा हुआ है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्यूजन के बारे में, ना कि फ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो फ्यूजन बोला मतलब यहां पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? आपके बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बट किस तरीके से होगा वो डिपेंड करेगा होमोलाइटिक है कि वो हेट्रोलाइटिक है, ठीक है। चलो सपोज से फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज लेट्स हैव अ जनरल एग्जांपल। तो हमारे यहां पे एक जनरल एग्जांपल हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिया हुआ है ए बॉन्ड बी, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा? सो दिस इज माय रिएक्टेंट। क्या बनेगा? ये हमारा रिएक्टेंट बनेगा, राइट? नाउ
यहां पे आपका जो एक सिंगल बॉन्ड आप देख पा रहे हो, सारे बच्चों ने यहां पे ध्यान देना, एक सिंगल बॉन्ड यहां पे देख पा रहे हो। ये सिंगल बॉन्ड कौन से एलिमेंट को जोड़ के रखा हुआ है? एलिमेंट ए एज वेल एज एलिमेंट बी। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ इफ दिस इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे भी लेके आओ, एक तो आप इलेक्ट्रॉन दो, या फिर किसी के पास इलेक्ट्रॉन लो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करो। ठीक है? अब यहां पे रही बात आपके कोवैलेंट बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो मुझे बताना कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा? एक ऐसा बॉन्ड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने की वजह से बना होगा। तो सी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? ये एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया हुआ है? ए वाले ने दिया हुआ है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसने दिया हुआ है? बी वाले ने दिया हुआ है। तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर? तो यहां पे मैंने अब इस रिएक्टेंट को मैंने ब्रेक किया, करेक्ट है? अब यहां पे जब आपने ब्रेक किया, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, करेक्ट है? अब ये बॉन्ड फ्यूजन कैसे होगा ध्यान से समझना, ठीक है? अगर इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने बीच में से एग्जैक्टली मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा? मेरे पास यहां पे आ जाएगा रिएक्टेंट ए और मेरे पास यहां पे आ जाएगा रिएक्टेंट बी। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ यहां पे आपका जो ब्रेकिंग होगा दैट विल बी अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। कैसा होगा? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल का मतलब होता है इक्वल। सिमेट्रिकल का मतलब इक्वल, मतलब जैसे इसको मैंने ब्रेक किया, हर एक एलिमेंट के पास, हर एक एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब ब्रेक करने के बाद दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ऑन ए एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ऑन बी। क्लियर? समझ में आ गया? तो एक इलेक्ट्रॉन ए वाले के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन बी वाले के पास आ गया। सो फार समझ में आ गया? अब इसी बॉन्ड फ्यूजन को आप लोग क्या कहोगे? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो इसका मतलब यहां पे ध्यान से समझना, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना? ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ? सो दैट ईच एटम, हर एक एटम कैरीज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये ब्रेकिंग कैसा होगा? सिमेट्रिकल, दैट इज इक्वल अमाउंट में होगा, ठीक है? तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कौन से बॉन्ड का? कोवैलेंट बॉन्ड, सो दैट हर एक एटम के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अ होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हेट्रोलाइटिक। अब हेट्रोलाइटिक सारे बच्चों को पता है, हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट और अनसिमिलर, ठीक है? तो यहां पे सपोज मैंने एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां पे मैंने लिया हुआ है ए बॉन्ड बी। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर रिएक्टेंट। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारा रिएक्टेंट। अब इसको मैंने क्या किया? अब इसका भी मैंने बॉन्ड फ्यूजन किया, मतलब इस बॉन्ड को भी मैंने क्या करने की कोशिश की स्टूडेंट्स? तो मैंने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट इस बार जो ब्रेकिंग होगा ये अनसिमेट्रिकल होगा। मान के चलते हैं यहां पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से समझना, पिछली बार ब्रेकिंग इक्वल में हुआ, एक इसके बाद चला गया, एक उसके बाद चला गया, बट दिस टाइम ये चीज नहीं होती। तो जैसे आपने ब्रेक किया, ए प्लस बी, दोनों चीजें सेपरेट हो गई, करेक्ट है? समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, दोनों में से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ध्यान से समझना, दोनों में से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मान के चलते हैं बी वाले के पास चले गए, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ठीक है? अच्छा मुझे बताना, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था। बी वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, बट साथ ही साथ ए वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो मुझे बताओ बी वाले ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया? एक्सेप्ट, बराबर। और जब आपका कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास कौन सा चार्ज? नेगेटिव। वेरएस कोई भी एलिमेंट अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उसके पास कौन सा चार्ज?
पॉजिटिव, बराबर। तो बी वाले के पास इस मुताबिक नेगेटिव चार्ज आएगा, whereas ए वाले के पास इस मुताबिक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसके चलते ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वाला बन जाएगा कैटायन और नेगेटिव वाला बन जाएगा एनायंस। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, यहां पे क्या था सिमेट्रिकल, वहां पे क्या होगा अनसिमेट्रिकल। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, तो ये बन जाएगा अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड, सो कोवैलेंट बॉन्ड, करेक्ट है। सो दैट ठीक है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर carried away by the most electronegative element। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे सिमेट्रिकल था, वहां पे क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, ब्रेकिंग ऑफ कौन से बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड, सो दैट दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेके जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। सो दैट वाज अबाउट द होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन एज वेल एज हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो आई होप सारे बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा होमोलाइटिक कौन सा हेटेरोलाइटिक। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।